देखो भाई, ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी कर रहे हैं और हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। सोलर सिस्टम में हम पहले ब्रह्मांड के बारे में जान रहे हैं। ब्रह्मांड के बारे में एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। जो हमारे यहाँ लोग आए हुए हैं, आप जैसे अगर देखना चाहो तो कल की क्लास देख सकते हो। यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट अपलोड हो रही है, ये वाला चैनल है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इस वाले चैनल पे ज्योग्राफी क्लास नंबर 1 पढ़ी हुई है, जो हमारी कॉस्मोलॉजी वाली है, ठीक है। वहाँ से जाके देख लेना। और क्लास नंबर 2, आज तो तुम क्लास में बैठे हुए हो, आज देख लो इसको। ये वाली PDF टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, जो कि आपको इसी कोचिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्योग्राफी के नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करेंगे क्या हो गया इसमें। एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, बना रहने दो उसको। आगे हम बात कर रहे थे तारों के बारे में, बात करेंगे आज। देखो बेटा, तारों के बारे में अगर बात करें तो आपको पढ़ने को मिलेगा, कल जो मैंने कॉस्मोलॉजी में ये पढ़ा दिया था कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। अच्छा, मिल्की वे में ही हम रह रहे हैं, और मिल्की वे भी हम कहें तो मिल्की वे की दूसरी भुजा में है ना, दूसरी भुजा में सूर्य, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ऐसा कुछ बताया था कि हमारा मिल्की वे ये सेंटर है, और सेंटर के चारों ओर ऐसे ऐसे ग्रह हैं, और यहाँ पर हमारा सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे परिक्रमा लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपको बताया था कि एक नए तारे का निर्माण कौन सी भुजा में होता है, तीसरी भुजा में। कहे तो जो नेबुला बताया था, जो हाइड्रोजन के बादल होते हैं, ये हमारे हीलियम में बदल जाते हैं, इनसे ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से ये चमकते हैं, और चमकता हुआ तारा एक नया तारा प्रोटो स्टार बनता है, कहे तो प्राथमिक तारा बनता है, जो कि हमारी कौन सी कक्षा में होता है, तीसरी कक्षा। अच्छा, इस वाले को अगर पढ़ने के बाद हम तारे पे आ गए थे, तो तारों के बारे में पढ़िए। नंबर पहला पॉइंट, वे आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं की ऊर्जा या प्रकाश की चमक होती है, तारे कहलाते हैं। तारे की परिभाषा आज आपको एक नई मिली होगी। वो तारे हैं, तारे हम उनको ही कह सकते हैं जिनमें स्वयं की ऊर्जा या प्रकाश की चमक होती है, खुद की चमक से चमक रहे होते हैं। तो मैंने कहा सूर्य खुद से चमकता है क्या, सूर्य खुद से चमकता है, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है। तो आगे लिखिए, क्योंकि इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया, जो खुद से चमकता है ना, खुद की ऊर्जा होती है, उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा तो मेरे क्या होता है, मेरे भाई हीलियम तो चमकता है। आगे देखते हैं, ब्राइटनेस की बात करते हैं। चमक होती है, वो तापमान पर निर्भर करती है। जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, जिस तारे का टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, वही ज्यादा चमकता है। तो ब्राइटनेस डायरेक्टली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये तो लिखा, ब्राइटनेस चमक होती है, किसी तारे की चमक होती है, वो तापमान को प्रदर्शित करती है, और तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, पायरोमीटर से। आगे हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, यानी लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, तारों के जीवन चक्र की बात करेंगे। तारे चलते कैसे हैं, कैसे इनका लाइफ साइकिल रहता है, क्या कभी खत्म भी होते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रोटो स्टार होता है, जो प्रोटो स्टार होता है, इसका फॉर्मेशन आकाशगंगा की तीसरी भुजा में होता है। ये वाली बात तुम कल ही पढ़ चुके हैं। जो हमारा हाइड्रोजन के बादल होते हैं, जिनको नेबुला कहा जाता है, इनकी टक्कर होती है आपस में, इसकी वजह से एक नया तारा बनता है, जो कि हमारी तीसरी भुजा में बनता है। हमने कहा हमारी आकाशगंगा की तीसरी भुजा में निर्माण होता है किसका, प्रोटो स्टार का। ये यहाँ पर आद्य तारा लिखा हुआ, आद्य तारा, नया तारा, न्यू स्टार, प्रोटो स्टार, प्राथमिक तारा। अच्छा, ये कहते हैं जो प्रोटो स्टार होता है, इसमें एनर्जी अधिक होने के कारण हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, इसकी वजह से ये चमकता है। और आगे बोल रहे हैं, इसके केंद्र पर हीलियम ज्यादा होता है। जो प्रोटो स्टार होता है, आद्य तारा होता है ना, प्रोटो स्टार होता है, इसके केंद्र पर हीलियम ज्यादा होता है, और इसका रंग कैसा होता है, लाल गरम एकदम रंग होता है इसका, रेड हॉट कलर होता है, और टेम्परेचर इसका 3500। अब हम बात स्पेशली कर रहे हैं तारे के बारे में। जो हमारा प्रोटो स्टार होता है ना,
इस प्रोटो स्टार का टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसको रक्त दानव तारा कहा जाता है, रेड गेंट कहा जाता है। जो प्रोटो स्टार होता है, जो हमारी तीसरी भुजा में निर्माण हो रहा है हमारी आकाशगंगा की, इसका नाम होता है रेड गेंट, रक्त दानव तारा, और जिसको हम प्रोटो स्टार भी कह सकते हैं। इसका टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके केंद्र में क्या होता है, हीलियम होता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रोटो स्टार होता है केंद्र में क्या होता है, हीलियम होता है। टेम्परेचर कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। इसका दूसरा नाम क्या है, तो रक्त दानव। जब आप कभी मॉक टेस्ट अब लगाएंगे साइंस वगैरह को, सॉरी किसी भी एग्जाम के जीएस होगी, तो ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछे हुए, ये वाले ब्रह्मांड के। हाँ, कोशिश करेंगे तो सोमवार को हम क्वेश्चन या तो हम डाल देंगे, आज पीडीएफ देख लेना आप खुद, या फिर हम कोशिश करेंगे सोमवार को लगा देंगे। चलो आगे आ जाओ। तो हीलियम भारी धातु में बदलता है। अच्छा, हीलियम इसके केंद्र में था, जो रक्त दानव तारा था, इसके केंद्र में हीलियम था। ये हमारे हैवी मेटल में बदलेगा और हैवी मेटल का क्या होगा, ब्लास्ट। जब हैवी मेटल का ब्लास्ट होगा तो इसका नाम रखा जाएगा सुपरनोवा। क्या रखा जाएगा, सुपरनोवा। और सुपरनोवा क्या है, विस्फोटित तारा है। जो हमारा रक्त दानव तारा था, रेड गेट था, जो हमारा रक्त दानव तारा था, वो फटा, विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ, इसकी वजह से सुपरनोवा तारा। अगर परिभाषा पूछे तो कहना ये वाला तो एक्सप्लोसिव स्टार है, विस्फोटित तारा होता है ये। कौन सा, सुपरनोवा, है ना। नेबुला तो समझते हो, बादल होते नेबुला, इसमें नए नए टर्म देखने को मिल रहे हैं। आगे देखो। अच्छा, आप कहें तो सुपरनोवा जो तारा बनेगा विस्फोट की वजह से, तो साइज ऑफ स्टार 1.4 ms कहे तो ये 1.4 ms, इसको चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। कहे तो किसी भी तारे की लिमिट होती है। मैंने कहा जैसे मान लिया कि 1 मीटर से छोटा, 1 मीटर से बड़ा, 1 मीटर लिमिट रख दी, 1 मीटर से बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, तो मैंने कहा एक लिमिट रखी, इसको चंद्रशेखर लिमिट कहा गया है। 1.4 से किसी का आकार या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। मैंने कहा कि कोई इंसान 150 सेंटीमीटर का होता है, तो आपने एक लिमिट रख दी कि इंसान की चंद्रशेखर लिमिट मान ली 150। बोले मान लिया कि हमारी 170 है, वो कहेंगे इनकी लंबाई 150 + 20 है, यानी चंद्रशेखर लिमिट से 20 सेंटीमीटर ज्यादा है। कोई मान लिया कि 140 हुआ, बोले ये चंद्रशेखर लिमिट से 10 सेंटीमीटर कम, ये भी तो कहा जा सकता है। वैसे ही किसी भी तारे के आकार को मापने के लिए एक यूनिट बनाएगी जिसको कहा जाता है 1.4 ms। ये ms का मतलब होता है मास ऑफ सन, यानी सूर्य के द्रव्यमान से मापा जाता है। 1.4 चंद्रशेखर सीमा है और जो ms है ये मास ऑफ सन। ये हम साइज ऑफ स्टार की यूनिट बता रहे हैं। जो हमारा एक्सप्लोसिव स्टार है, जो हमारा विस्फोटित तारा जिसका नाम है सुपरनोवा, इसके साइज को मापने के लिए 1.4 ms का यूज करेंगे, जैसे आप मीटर सेंटीमीटर यूज करते हैं। अच्छा, आगे एक चीज और देखने को मिलेगी। आगे आपको देखने को मिलेगा कि सुपरनोवा एक विस्फोटित तारा है। साइज ऑफ स्टार लिखा हुआ है यहाँ पर, साइज ऑफ स्टार 1.4 ms कहते तो चंद्रशेखर सीमा, दोबारा से वही लिख दिया मैंने। इधर आ जाओ। हमने कहा जो कोई तारा विस्फोटक तारा होगा या तो उसका साइज 1.4 ms से अधिक होगा या 1.4 ms से कम होगा, है ना, इतना ही तो होगा या बराबर होगा। सही बात है। अच्छा, इसके बारे में बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, बड़े ध्यान से देखना है और कायदे से पढ़ना है इसको। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसका साइज 1.4 ms से अधिक होता है, एक तारा वो होगा जिसका साइज 1.4 से ms से कम होगा। जिसका साइज 1.4 ms से अधिक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन हाईली स्पिनिंग, इलेक्ट्रॉन तेजी से चक्कर काटते हैं। इसकी जो बाहरी कक्षा होगी ना, जो तारा होगा, इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चक्कर काटते हैं, और चक्कर काटते हैं तो इसको पल्सर तारा कहा जाता है, जिसका साइज 1.4 ms से। जिस तारे का आकार, जिस स्टार का आकार 1.4 ms से अधिक होता है, उसको पल्सर तारा कहा जाता है। क्या नाम दिया है इसका, है? हाँ, पल्सर का कहीं ना कहीं नाम इसी पे रखा गया है। जो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उस तारे को पल्सर, और पल्सर कहते हैं तेज भागते, इसलिए नाम पल्सर रख दिया उसका, है ना। पल्सर तो आजकल मिल भी जाती है, कोई बात नहीं, मिलेगी तुम्हें भी। पल्सर तारा कहा जाता है। मैंने कहा आगे देखो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ देते हैं तो केंद्र में क्या बचेगा। अरे मेरे भाई, जिसका साइज 1.4 ms से अधिक होता तारे का, उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ जाते हैं, छोड़ गए तो बचा क्या उसमें,
न्यूट्रॉन बचा। अच्छा, न्यूट्रॉन बचा, ये कहता है न्यूट्रॉन के केंद्र पर एकत्रित होने पर ये ब्लैक होल कहा जाता है इसको। जब कोई तारा है, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ये 1.4 ms से अधिक वाला है, इलेक्ट्रॉन निकल गए, न्यूट्रॉन बच गया, तो ये ब्लैक होल बन जाता है। क्या हो गया? तो आपसे पूछा जाए ब्लैक होल तारा वही बन सकता है जिसका साइज 1.4 ms से अधिक हो या कम हो? अधिक हो। हाँ, तो 1.4 ms साइज से अधिक वाला ही स्टार ब्लैक होल बन सकता है। आगे देखो, लिखा हुआ है न्यूट्रॉन केंद्र पर एकत्रित होने पर ब्लैक होल कहा जाता है। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली न्यूट्रॉन डार्क एरिया होता है, जो न्यूट्रॉन डार्क एरिया होता है, जो हर एक चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, यानी आसपास से नहीं गुजरने देता, सब चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जो ब्लैक होल होता है। जो ब्लैक होल बन जाता है ना, वो चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने वाला जो ब्लैक होल होता है उसका निर्माण 1.4 ms से अधिक वाला तारा होता है। ये याद रखना है। अब इस बात को और अच्छे से क्लियर होगा जब आप 1.4 ms से कम वाला पढ़ोगे। इसको पढ़ोगे, 1.4 ms से जिसका साइज कम होता है, इसका आकार कम होगा, और कम होगा जिसका आकार 1.4 ms से कम होता है ना, जिस तारे का, विस्फोटक तारे का, उसका साइज और कम होगा, उसका नया नाम निकल के आएगा क्या? हाँ, ये एक नई चीज पढ़ने को मिली। बड़ी चीजें सर्च करके लानी पड़ती तब आपको एक्सप्लेन कर पाते चीजें। मैंने कहा श्वेत वामन किसे कहते हैं, तो श्वेत वामन ऐसे थोड़ी ना पता है। श्वेत वामन अगर डायरेक्टली किसी को पूछोगे श्वेत में सफेद, अब वामन में कुछ होगा, लेकिन तारा समझेगा ही नहीं वो। और श्वेत वामन तारा भी समझ गया तो कौन से साइज का वो तारा है, तो 1.4 ms साइज से कम वाला तारा। अगर कोई चीज टूटेगी तो दो टुकड़े टूटे, या तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो उसकी लिमिट लगा दी 1.4 ms से छोटा वाला तारा होगा, वो वाला और उसका आकार कम होगा, वो बन जाएगा श्वेत वामन। क्या बन जाएगा? श्वेत वामन। और उसका साइज कम होगा तो उसको कहा जाता है काला वामन। हाँ, उसका साइज लगातार कम होता जाएगा, जिसका साइज ऑलरेडी कम है ना 1.4 ms से, वो और कम होगा श्वेत वामन, और कम हुआ तो उसका नाम हो जाएगा क्या? ब्लैक डॉर्फ, कहे तो काला वामन। और तारे की डेथ होना भी कहा जाता है, तारा अदृश्य हो जाता है इसके बाद। जब तारा कम होता जाएगा, आकार कम होता जाएगा, फिर इसके बाद में, और जो हमारा काला वामन होता है, ब्लैक डॉर्फ होता है, इस तारे की डेथ होना भी कहा जाता है, तारा अदृश्य हो जाता है। और इसका जो मटेरियल होता है, इसका जो मटेरियल होगा, इससे एक नया स्टार बन जाए। मतलब इसके टुकड़े उकड़े होते रहे, छोटा होता रहा, इसका जो मटेरियल था ना, उसके मटेरियल से नए तारे का निर्माण हो जाएगा। और एक चीज देखो, कह रहा ब्लैक होल वही तारे बन सकते हैं जिनका द्रव्यमान 1.4 ms से, जिसका द्रव्यमान 1.4 ms से कम होता है, वो हमेशा छोटा ही होता जाएगा, ब्लैक होल नहीं बन पाएगा। ब्लैक होल कौन सा बनता है? जिसका साइज 1.4 ms से, शायद ये वाली बात अब अच्छे से क्लियर हो पाई होगी, ये ms क्या चल रहा है। जिसका साइज 1.4 ms से अधिक होगा, उसी के इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर निकल जाएंगे, न्यूट्रॉन बचेगा, वो हमारे ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, ये वाला लिखा है कि न्यूट्रॉन के केंद्र पर एकत्रित होने पर इसको ब्लैक होल कहा जाता है। तो ब्लैक होल कौन बनेगा? जिसका साइज 1.4 ms से कितना होगा? तृप्ति अधिक या कम? अधिक। अच्छा, हम कहेंगे व्हाइट डॉर्फ कहाँ पे बनेगा? श्वेत वामन किस में बनेगा? प्लस वाले में, माइनस वाले में? माइनस वाले में बनेगा। इसका मतलब आप अच्छे से समझ रहे हो। चलो आगे आ जाओ। आगे हम बात करेंगे बेटा सूर्य की। सूर्य की बात करें तो सूर्य एक तारा माना जाता है। सूर्य एक तारा माना जाता है। ओके, सूर्य एक तारा माना जाता है क्योंकि सूर्य के नाभिकीय संलयन की क्रिया, भाई साहब ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, सूर्य में नाभिकीय क्रिया, नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में होता है कि नहीं होता है? होता भाई। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है केंद्र में, और सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा, सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा, मेरे भाई सूर्य यहाँ पर है, ये बेटा सूर्य, बड़े ध्यान से देखना, दिमाग लगाना यहाँ पर। ये बेटा अगर सूर्य है, ये वाला अगर सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर हम सब भाग रहे हैं, चक्कर लगा रहे, और सूर्य चक्कर किसके लगा रहा है? आकाश गंगा के। मतलब आकाश गंगा में सूर्य, और सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के चक्कर लगा रहा है, और हम किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के। और हम चंद्रमा किसके चक्कर लगा रहा है? वो हमारे चक्कर लगा रहा है। एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हो? चंद्रमा पृथ्वी के लगा रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के लगा रहे हैं, सूर्य किसके लगा रहा है? आकाश गंगा। और आकाश गंगा जो बहुत सारी आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रही, पूरी आकाश गंगा ऐसे घूम रहा पूरा ब्रह्मांड।
अरे भाई तो कभी कभी ऐसा तो नो कि चक्कर आ जाए, ये सब घूम रहे, सब पूरी दुनिया घूम रही है। हाँ ऐसा ही हो रहा है, आकाशगंगा खुद घूम रही है। मान लिया ये वाली आकाशगंगा, ये वाली आकाशगंगा, ये वाली आकाशगंगा, ये घूम रही है, ये केंद्र के चारों ओर घूम रही है आकाशगंगा। जिसका गुरुत्वाकर्षण अधिक है वो केंद्र के पास है, आकाशगंगा ऐसे घूम रही है। और उसी में एक तुम्हारी आकाशगंगा जिसका नाम क्या है, मिल्की वे। और मिल्की वे के अंदर क्या है, सूरज, और सूरज के चक्कर काट रही पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर है भारत, और भारत के अंदर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर है ईटा, ईटा के अंदर अलीगंज में आप बैठे पढ़ रहे हो। समझ रहे, कितना अच्छे से बता रहे, खैर तरह सा। हाँ ऐसे ही है, वास्तव में ऐसे ही जो हम बता रहे, ये मजाक की बात नहीं है, जो हम समझा रहे यही है। ये अगर सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है बेटा, सूर्य के बारे में बहुत सारी फैक्ट हैं, अब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान देना। जहां पर हमारा पेन चले बड़े कायदे से देखना। वहां पे हमने कहा सूर्य का केंद्र होता है जहां का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और अंदर वाले को कोर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कोर। इससे ऊपर वाली परत को क्रोमोस्फीयर कहें तो बर्ड मंडल कहा जाता है। सूर्य से ऊपर वाली परत को बर्ड मंडल कहेंगे। और इसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है? 71%, 71%। अच्छा, इसमें हीलियम कितना होता है? 26%। बची हुई क्या होगी? 2-3% अदर गैसेस होती है। कहना चाहते हैं कि सूर्य के चारों ओर कौन सी गैस की मात्रा ज्यादा है? हाइड्रोजन। पता चल गया है आपको? अच्छा, इस परत को सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है क्या? इस परत को सूर्य का वायु कहा जाता है। वायु शायद कट गया, यहाँ पर वायुमंडल लिखा होगा, है ना। इस परत को सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26 है, अदर गैसेस भी है। ओके, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, इससे ऊपर वाली जस्ट परत है बेटा, ये वाली परत निकल गई। ये वाली परत निकलने के बाद ये वाली परत, इस वाली परत को प्रकाश मंडल कहा जाता है, तो फोटोस्फीयर। ये वाली चीजें एक बार में याद होने वाली नहीं है, घर पे जाके बैठ के पढ़ना पड़ेगा। सूर्य के अंदर कोर, कोर के बाद हमारा क्रोमोस्फीयर, इसके बाद में फोटोस्फीयर। इंग्लिश वाला याद करना, तुम कोशिश करना। पहले हमारा कौन सा? क्रोमो, क्रोमो के बाद फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल क्या है? ब्राइटेस्ट लेयर, चमकीली परत है। सूर्य की सबसे चमकीली परत कौन सी है? हाँ, प्रकाश मंडल कहते तो फोटोस्फीयर। इस बात को अगर 4 बार बोले तो क्या मतलब उसका? ये बात एक बार में समझ जाओ। सूर्य की सबसे चमकीली परत कौन सी है? तो प्रकाश मंडल। और यही दृश्य भाग है, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सूर्य आपको दिखाई देता है ना, वो आपको प्रकाश मंडल वाली परत दिखती है, कोर तो दिखता ही नहीं है तुम्हें। कोर दिखेगा क्या? सूर्य सिर्फ गोला एक वृत्त है क्या? सूर्य गोला है, गोल गोल। अंदर वाली तुम देख ही नहीं पाओगे, सिर्फ तुम्हें बाहर वाला प्रकाश मंडल दिखाई देता है। जब ऐसी नजर डालते हो, आंखें रोकते हो, तब अगर तुम्हारी आंखें गड़बड़ हुई तो वो भी नहीं दिखेगी। क्या कहते हो? अगर आंखें तुम्हारी 6x5 की हुई, बढ़िया वाली हमारी जैसी, बहुत एकदम दिख जाता है अच्छे से। तुम्हारी आंखें 6x5 की हैं, हमें बहुत दिखता है, हमें बहुत दूर दूर के अक्षर दिख जाते हैं। तब तुम आंख लगाओगे, तब तुम्हें कहीं थोड़ी देर में सूर्य की ऐसा दिखेगा गोल गोल, तब तुम्हें दिख रहा होगा क्या? प्रकाश मंडल। अच्छा, आगे आ जाओ। यही तो दृश्य भाग होता है। और क्या बोला? सूर्य का वायुमंडल किसे कहा जाता है? तो सूर्य की परतें समझ में आ रही है क्या? आ रही है ना? परतें समझ पा रहे हो कि? अच्छा, सबसे बाहर वाली परत को क्या कहा जाता है? किरीट, किरीट या कोरोना, कोरोना। हाँ, ये वो वाला कोरोना नहीं है जो 2022 में आया था। 2022 में कोरोना आया तो वो तो रील की आदत लगा गया, है ना। जियो फ्री आ गया था उस टाइम पे, तभी से तो ये यूट्यूब वगैरह सब चलने लग गया। इधर आ जाओ। जो कोरोना होता है ना, ये किरीट कहा जाता है। ये हमारे बाएं भाग ग्रहण के समय दिखाई देता है। जो कोरोना परत है ना, आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण के टाइम पे इसकी बाहर की परत ग्रहण के समय दिखाई देता है। ये कौन सी? कोरोना। अच्छा, एक पॉइंट और बताएंगे आपको, इसमें ध्यान से देखना। इस वाली लेयर का नाम क्या दिया था मैंने? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश मंडल बता रहे, इसमें गर्म इलेक्ट्रॉन का तूफान उठता है, और इसको सौर ज्वाला कहा जाता है। सोलर फ्लोरर कहा जाता है, फ्लोरर कहा जाता है, कहें तो सौर ज्वाला कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का तूफान उठता है इसमें भैया। किसका?
इलेक्ट्रॉन का तूफान उठता है। इस वाले में इलेक्ट्रॉन का तूफान उठता है, उसको सौर ज्वाला कहा जाता है। और गर्म तूफान आते हैं, और ये गर्म तूफान की वजह से इसका उद्गम कहां से होता है, तो कहना सौर कलंक। एक सन स्पॉट है, सौर कलंक है, जिसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ की बात चल रही है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का तूफान उठता है, और ये तूफान कैसा होता है, गर्म तूफान। घर पे जाके दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार में क्लियर नहीं हो पाएगा। तारों में जो हमारे नया तारा होता है ना, प्रोटोस्टार, उसकी बात चली थी। जो प्रोटोस्टार होता है उसके केंद्र में हीलियम होता है, लेकिन ये हमारा कोई प्रोटोस्टार थोड़ी ना सूर्य। सूर्य एक नया तारा है क्या? तारों में बताया था मैंने, कहा जो प्रोटोस्टार की बात चली थी, यहाँ पर बात कर रहे थे हम, समझ पा रहे तुम्हारी बात को। यहाँ पर था, आप ये बता रही हो ना कि तारों के जीवन चक्र में पढ़ाया था कि सेंटर में हीलियम ज़्यादा होता है, जबकि इसमें हीलियम 21% बता रहे हैं, हाइड्रोजन। लेकिन सभी तारों में बराबर नहीं, ज़्यादातर में ऐसा देखा गया है। जैसे हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है सूर्य में, और सूर्य का स्पेशली पूछा भी जाता है, सूर्य के केंद्र में क्या है ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन। इधर आ जाओ, आगे लिखा हुआ है ग्रह। ग्रह आकाशीय पिंड है। ग्रह क्या है? आकाशीय पिंड है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और ग्रह तो हमारा पृथ्वी है। क्या पृथ्वी पे सूर्य स्वयं का प्रकाश है? स्वयं का प्रकाश होता तारा कहलाता। पृथ्वी एक तारा है। पृथ्वी के पास खुद का लाइट है नहीं, जब तक सूर्य चमकता तब तक पृथ्वी चमकती है। समझ पा रहे हो? ये कह रहा है कि ग्रह एक आकाशीय पिंड है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, स्वयं की ऊर्जा नहीं है भाई। अच्छा, 1919 में क्या दिख रहा है? 1919 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना अगर पूछिए कहना 1919 में हुई। और इससे क्या हुआ? इसका हेड ऑफिस पेरिस में है, और 5 वर्ष में एक सम्मेलन हुआ करता था। कौन से वाले का? जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ एक बना, इसकी 5 साल में एक सम्मेलन इकट्ठे होते थे सब देश के लोग, अंतर्राष्ट्रीय था। और ये कह रहा 5 साल में जो हेडक्वार्टर इसका पेरिस रखा गया। पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में। इसके 5 साल में एक सम्मेलन होता है। तो मेरे भाई 2006 में एक सम्मेलन हुआ था, 1919 में बना था, तो इसके बाद 2006 में एक प्राग सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर कुछ मिसिंग है। हाँ, इसमें ग्रह की परिभाषा बता रहे हैं। जो ग्रह की परिभाषा बता रहे हैं, ग्रह की परिभाषा में नंबर ए और नंबर बी पड़ चुका है। वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनको ग्रह कहा जाएगा। जो सूर्य की परिक्रमा करेंगे उनको ग्रह कहा जाएगा। और दूसरी परिभाषा ग्रह की है कि स्वयं की ऊर्जा, स्वयं की ऊर्जा नहीं होगी। इतना एक्सप्लेन किया गया था सबसे पहले ग्रह को। लेकिन इसके बाद में एक हमारा बना था IAU, कहे तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। जब इसका सम्मेलन 2006 में होता है, तब कहते हैं कि ग्रह की परिभाषा अधूरी है। ग्रह की परिभाषा तुमने क्या बताई थी? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए वो ग्रह, और स्वयं की ऊर्जा नहीं हो वो ग्रह। लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं बताने को रह गई थी, जो 2006 में बेटा बताएंगे। कौन सा है ये? प्राग सम्मेलन का आयोजन हुआ, और इसमें डेफिनेशन को रिवाइज कर दिया गया। जो ग्रह की परिभाषा थी ना, उसको रिवाइज किया गया। 2 पॉइंट ऊपर थे, अगला पॉइंट सी ऐड कर दिया गया। ए पॉइंट क्या था? मैंने कहा सूर्य की परिक्रमा करते वो ग्रह हैं। बी पॉइंट था स्वयं की ऊर्जा नहीं होती है। अगला तीसरा पॉइंट ऐड किया गया, पता क्या? ग्रेविटेशन हाई होता है। ग्रेविटेशन हाई होने की वजह से इनका साइज स्फेरिकल है, गोलाकार है। हमने कहा पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है ना, पृथ्वी एक ग्रह है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ना, तो मैंने कहा पृथ्वी का ग्रेविटेशन हाई होगा ना, वो भी एक ग्रह है। अगर किसी ग्रह की गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है और उसका आकार गोलाकार है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है ग्रह की। कौन सा? सी वाला। कहता ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण वाला अधिक हो तो आकार लगभग गोल होगा। और नंबर अगला बताया पड़ोसी ग्रह की कक्षा। अब ऐसा नहीं है मेरे भैया, यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये अगर हमारा सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है बुध, और बुध के आगे मंगल है, और मंगल के बाद कौन सी है? पृथ्वी। ऐसा नहीं पृथ्वी चक्कर लगाते हैं यहाँ पे घुसते हुए चली जाए, ऐसे करके ऐसे नहीं जाती है। किसी की कक्षा को
काटती नहीं है, यही तो लिखा है, पड़ोसी ग्रह की कक्षा को नहीं काटता हो, और इसमें प्लूटो को बाहर कर दिया गया। पहले हमारे ग्रहों की संख्या 9 थी और 2006 में प्राग सम्मेलन होता है, इसमें प्लूटो को हटा दिया जाता है और मुख्य ग्रह कितने बचते हैं? मुख्य ग्रह कितने हैं? 8 हैं। और 8 ग्रहों के नाम बताओगे तुम? अभी आपके सामने आने वाले, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें समझ में आ गया प्राग सम्मेलन? प्राग सम्मेलन में डेफिनेशन को रिवाइज कर दिया। 2 पॉइंट ऐड करें कि अगर किसी ग्रह का आकार गोलाकार है तो ग्रेविटेशन की वजह से है, वो ग्रह है, ग्रह की ये प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी ये बताई, वो ग्रह कहा जाएगा जो किसी अन्य ग्रह की कक्षा ना काटे, है ना। ये 2 डेफिनेशन और होगी, डेफिनेशन रिवाइज होगी। 2006 का ये क्वेश्चन स्टैटिक में भी आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। आगे देखो, मुख्य ग्रह कितने हैं? ये क्या है? सूरज, भगवान सूरज। अच्छा, सूरज के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध के बाद, शुक्र के बाद, पृथ्वी के बाद, मंगल के बाद, शनि, अरुण और वरुण। वरुण कट गया है हालांकि, जिसके पास नोट्स तो वहां भी बढ़ा लेना एक बार। लास्ट में वरुण लिखा नहीं है, थोड़ा सा कट गया, वरुण लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, सूर्य के पास है बुध, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ध्यान रखना, इसके बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है? मंगल और बृहस्पति के बीच में, किसके बीच में? क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है, क्षुद्र ग्रह की पेटी एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो इसका आंसर होता है मंगल और बृहस्पति। और हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, चाहे एसएससी कोई परीक्षा हो, 1 शिफ्ट में जरूर ये क्वेश्चन आता है। एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच में? तब आप कहोगे बेटा मंगल और। अच्छा, इसका क्रम याद रखना, ऐसा मत उल्टा सीधा कर दो। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इंग्लिश वाला थोड़ा कम दिक्कत देगा, हिंदी वाला सरल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध के बाद तुरंत पृथ्वी नहीं है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है। ये 4 अलग कर दो, पिछले के 4 अलग कर दो। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण तो याद, अरुण और वरुण, सही। इधर आ जाओ, ये हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट अगर समझ में आ गई तो 4-4 का ग्रुप बांट दिया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा 4-4 के ग्रुप से। इधर के ये 4 ग्रह होंगे, इनका नाम दिया जाता है आंतरिक ग्रह, और पीछे वाले जो 4 ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर हैं, उस तरफ है, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। और एक नाम याद रखना बेटा, इनको कहा जाता है पार्थिव ग्रह और इनको कहा जाता है, एक नाम इसमें लिखा नहीं है, ये होते हमारे ठोस ग्रह और ये होते हमारे गैसीय ग्रह, है ना। ये नाम लिख लेना अगर आपके पास नोट्स हो। इधर की तरफ हमारे ठोस है, इधर की तरफ हमारे गैसीय, ठीक है। अच्छा, ये हमारी क्षुद्र ग्रह की बेल्ट दिखाई दे रही है आपको, इसमें कितने क्षुद्र ग्रह हैं? तो क्षुद्र ग्रह की 40,000 लगभग एस्टेरॉयड है इसमें। एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड समझते हो क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर टाइप के, बड़े बड़े थोड़े से, पृथ्वी के साइज से बहुत कम है वो ग्रह की तुलना नहीं कर सकते उनसे। तो वो एस्टेरॉयड की बेल्ट है ना, वो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये बहुत सारी बेल्ट है इकट्ठी, ये वाली बेल्ट, तो इसमें 40,000 के लगभग है। अच्छा, मैंने ये बताया, अब मेरा शुरू हो जाएगा कौन सा, मतलब हम कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड को पढ़ते पढ़ते 2 क्लास हो गई हैं, तब कहीं जाके हम सोलर सिस्टम पे पहुंच पाए हैं। सोलर सिस्टम आज शुरू हो पाया हमारा बुध, और शायद आज की क्लास अब हमें ओवर करनी पड़ेगी। कितने बज गए हैं? हाँ, इतनी आधा घंटा की क्लास हमारी अगर पीडीएफ से चल रही है तो लगभग 1.5 या 2 घंटे के बराबर क्लास हो जाती है। ओके, अब हम कल मिलेंगे आपको बुध ग्रह के साथ में। थैंक यू।